उस व्यक्ति की लाइफ आचार्य किशोर कुणाल जी की कोई भी अगर सही से जानता हुआ तो हंसेगा फिर अगर वो कोई उन पे आरोप लगाता है। वो अयोध्या सेल कंटिन्यूड रहा, सरकार बदलते रही, लेकिन उसके ओएसडी आचार्य किशोर कुणाल जी। इनफैक्ट राम मंदिर को तोड़वाया किसने था? औरंगजेब का एक गवर्नर था फिदाई खां, उसने तोड़वाया, फिर बाबरी मस्जिद बनवाई। उन्होंने उस समय कहा था कि ये जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है एक आइडियल ट्रस्ट है और देश के मंदिरों को इसका अनुकरण करना चाहिए। तो ये भी खूबसूरती देखिए कि उस मंदिर के पैसे को कितने खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। आज 8-9 हॉस्पिटल चलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, ये बच्चों का हॉस्पिटल है, हार्ट का हॉस्पिटल है, चलते हैं, नेत्रालय है। तो मुझे लगता है व्यक्ति से ऊपर उठिए, मुद्दों पे आइए, उस पे क्रिटिसाइज आप करेंगे तो आपकी भी एक इमेज ना अच्छी बनेगी कि व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। तो अगर आप एविडेंस के साथ प्रोड्यूस करेंगे ना तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। ये देखिए उसने एविडेंस के साथ प्रोड्यूस किया, लेकिन आप जब इस प्रकार का एक आक्षेप लगा देते हैं और फिर डेफिमेशन का नोटिस आता है तो आप कहते हैं कि हमने तो यही देखा था, आप बता दीजिए अगर बता दिया था। हाँ, आप बता दीजिए अगर कुछ और है तो। क्या प्रशांत किशोर के विरुद्ध एक लाइन लिख दीजिए सोशल मीडिया पर, कोई भी एक लाइन लिख दीजिए कि प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्ति नहीं है, या कोई हल्की सी लाइन, उस लाइन पे टूट पड़ेंगे उनके सारे लोग। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की राजनीति फिजा बदल रही है क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बिहार में राजनीतिक समीकरण भी देखने को काफी ज्यादा मिल रहा है। जी हां, फिलहाल अगर बिहार के राजनीतिक पार्टियों की जाए तो बिहार में इस वक्त एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो कि अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने बिहार विधानसभा के चुनाव में आए हैं। तो ऐसे में आज हम आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि चुनाव है, पर्व का भी सीजन चल रहा है और इसी बीच चुनाव भी होने हैं। तो आज चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव की, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, जो कि एक काफ़ी अच्छे ऑथर हैं। इनकी बुक्स भी बिहार में रिलीज हुई हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बिहार चुनाव को ये किस तरीके से देख रहे हैं और उसको कैसे समझ रहे हैं। फिलहाल मृत्युंजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। आपको तो पता ही है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और एक तरफ दिवाली और छठ पूजा है, इसी बीच चुनाव की है। तो कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? अब बिहार चुनाव हमेशा करीब इसी सीजन में होते आए हैं। बिल्कुल। और इस बार थोड़ा सा ज्यादा और कॉम्पैक्ट हो गया है क्योंकि छठ के तुरंत बाद, बोले तो हफ्ते भर बाद है। मुझे लगता है एक तरह से अच्छा भी है शायद, क्योंकि छठ वो सीजन होता है जब बहुत सारे लोग वापस आते हैं अपने अपने घरों को और अलग से उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोट देने के लिए। छठ में आएंगे तो दोनों ही काम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छी चीज है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वैसे बहुत सारे लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी अपना वोट एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो बहुत खुशी की बात है कि सीजन में हो रहा है और एक अच्छा संकेत है। देखिए, चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां फिलहाल मैदान में है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रही है। एनडीए गठबंधन कह रहा है हमारी ही सरकार बनेगी, महागठबंधन कह रहा है नहीं, एनडीए गठबंधन का कुछ होना नहीं है, हमारी सरकार बनेगी। और इस वक्त तो प्रशांत किशोर भी आए हैं। तीनों ही पार्टियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एनडीए के बारे में भी जानना चाहूंगी, महागठबंधन के बारे में भी जानना चाहूंगी और जन स्वराज के बारे में भी जानना चाहूंगी। तो कृपया आप बताएं। देखिए, एक बिहार की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों में खास करके, तो एक बहुत सिंपल अरिथमेटिक फॉर्मूला रहा है कि जो 3 बड़े दल हैं यहाँ के, जिसमें बीजेपी है, जदयू है और राजद है, उसमें 2 जिधर रहे वो कॉम्बिनेशन जीत गया है। हाँ। और ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि इनके अपने अपने कैप्टिव वोट बैंक्स हैं। एक तरह से आप देखें, बहुत कास्ट लाइंस पे वोट होती है, तो वो वोट बैंक जब ये साथ आते हैं तो ऑलमोस्ट कंबाइन हो जाता है और उसकी जीत हो जाती है। 20 सालों में हमने यही देखा है। दूसरा, अगर हम थोड़ा 2020 का जो रिजल्ट है उसको एक उदाहरण के तौर पर लें, तो देखिए 2020 में एनडीए में जदयू था, एनडीए में बीजेपी था, हम पार्टी थी, लेकिन चिराग पासवान नहीं थे और कुशवाहा जी नहीं थे जी। और फिर भी एनडीए एक माइनर ही मार्जिन से लेकिन जीत कर आती है और सरकार बनाती है। बिल्कुल। अगर आप उसके मुकाबले अभी देखेंगे तो एलजेपी भी साथ में है और कुशवाहा जी की भी पार्टी साथ में। और फिर से 2005 से आप देखेंगे तो पहली बार इतना फॉर्मिडेबल इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बना है इस बार देखने को पहली बार। बिल्कुल। 5 पार्टियां साथ में और दूसरी तरफ फिर महागठबंधन है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एनडीए को एक एज है। पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में बोलूंगा, दूसरा क्या हुआ है, महागठबंधन जो थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रही थी वोटर अधिकार यात्रा अदर माध्यमों से, उसने उसको थोड़ा लूज किया है। सबसे ज्यादा उसने नुकसान किया अपना ये जो अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें। आप देखिए
ये पार्टियां आज तक इनफैक्ट जब ये अभी डिबेट कर रहे हैं, नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, तब तक ये फाइनलाइज ही नहीं कर पाए कि कितने सीटों पे कौन लड़ रहा है। एक एक सीट के मल्टीपल में लड़ाई है, कई जगहों पर तो फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है महागठबंधन में। अब उसको फ्रेंडली फाइट बोल रहे हैं। बिल्कुल। सी अब इसका बहुत एक मैसेज जाता है जो उनके मतदाता है उनमें, क्योंकि जब नॉमिनेशन हो रहा है तो पता चल रहा है तेजस्वी के नॉमिनेशन में कांग्रेस का या माले का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो एक मैसेज जाता है कि ये पार्टियां साथ में नहीं है, मतलब आपसी सहमति नहीं बन पा रही। अभी पोस्टर भी रिलीज हुए जो राजधानी पटना के तमाम सड़कों पर लगाए गए हैं, जिसमें कांग्रेस की तस्वीर ही गायब है, राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। तो ये कह सकते हैं कि आपसी दल में ही सहमति नहीं बन रही है। बिल्कुल। और इनफैक्ट कोई साझा घोषणा पत्र नहीं जारी हुआ है। लेकिन आज अभी ही कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। अगर मैंने अभी देखा नहीं बहुत ऑनेस्टली, अगर ये सबने मिलकर ऐलान किया तो खुशी की बात है, ठीक है, वो उनका प्रेरोगेटिव है। और अगर वो कर देते तो मुझे लगता है उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अभी तक वो क्लैरिटी नहीं थी। आप देख लीजिए, कांग्रेस कहने को तैयार नहीं हो रही थी, माले कहने को तैयार नहीं हो रही थी, सानी जी खुद को डिप्टी सीएम पहले बताने के लिए तैयार हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसके कारण बहुत कंफ्यूजन हुआ है और उसका असर दिखता है एक आम मतदाता में, जो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाया, नॉमिनेशन के दौरान नहीं हो पाया, अभी तक के प्रचार के दौरान नहीं हो पाया, और समय बहुत कम बचा है। जी मैं जानना ये चाहूंगी, जिस तरीके से महागठबंधन में आपसी में सहमति नहीं बन पा रही है, तो जब आपसी सहमति है ही नहीं तो ये लोग जनता के बीच किस तरीके से जाएंगे? अगर आपके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो क्या लगता है महागठबंधन में सीएम चेहरा किसको होना चाहिए? नहीं, अब ये तो उन पार्टियों का कॉल है, मगर आप ऐसे देखिए कि जब तक आप टॉप लीडरशिप पे ये नहीं दिखाएंगे कि हम साथ हैं हर मामले में, वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, साझा घोषणा पत्र, नॉमिनेशन में एक दूसरे के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक सबसे नीचे वाला जो कार्यकर्ता है वो आपस में नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी नॉमिनेशन में जब वो दूसरी कार्यकर्ता गई नहीं तो फिर प्रचार में कैसे जाएंगे? अभी तक क्लैरिटी नहीं थी तो प्रचार में भी साथ निकल के नहीं आ रहे, और अब समय बहुत कम रहा है तो आपस में थोड़ी सी खटास हो जाती है। मान लीजिए जो भी 10 से 11 सीटें हैं जहां पर आपस में ही फाइट हो रही है, सिर्फ उस विधानसभा में उसका असर नहीं पड़ता, उस पूरे जिले में उसका असर पड़ता है, क्योंकि इनकी कमेटियां जिले में होती हैं। तो उस जिले की कमेटियां कभी आपस में समन्वय स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इसके कारण मुझे लगता है खुद उन्होंने अपना बड़ा नुकसान किया। अच्छा मृत्युंजय जी, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन काफी बड़ा दल है और सभी बड़ी पार्टियां उसमें है और सब मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये तो कहा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव हो जाएंगे सभी दल के विधायक बैठेंगे और वो लोग तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, मुझे लगता है इसमें क्लैरिटी है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। प्रोसीजरली तो वही होता है कि विधायक मिलकर चुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे जितने गठबंधन के दल हैं एनडीए के, ये बहुत क्लियर क्लैरिटी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्योंकि अब ऐसे भी देख लीजिए, जितने पोस्टर्स हैं उस पर देखिए, आपको उस पर 2 ही चेहरे दिखेंगे, मोदी जी और नीतीश जी। तो इसका बहुत सिंपल मतलब है, और किसी पार्टी के किसी नेता का तो चेहरा है नहीं, बीजेपी के भी किसी स्टेट लीडर का चेहरा नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो नेतृत्व है केंद्र में मोदी जी का और राज्य में नीतीश जी का। जिस तरीके से बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है, बिहार में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई बिहार में नीतीश जी के आने के बाद बदलाव हुआ है या फिर अभी और क्या कुछ बदलाव हैं जो बिहार में होने चाहिए? अच्छा सवाल है। देखिए, बदलाव हुआ इसमें तो कोई डाउट नहीं, और बिहार में कोई भी व्यक्ति अगर रहा है उससे आप पूछेंगे, और खास करके अगर वो 2005 के पहले भी रहा और बाद भी रहा। बिल्कुल, मैं वहां आना चाहूंगी कि 2005 के पहले वाले दौर को लोग याद करते हैं, हालांकि मुझे तो बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैं सुनती आई हूं कि 2005 का जो दौर है वो इस दौर से बिल्कुल ही अलग था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर वो दौर कौन सा था? मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी 2005 के पहले बिहार में रहा है, बिहार के किसी भी कोने में रहा हो, अगर आप उससे पूछेंगे बदलाव हुआ है तो वो कहेगा जमीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजों में हो सकता है हमें संतुष्टि ना हो कि ये बदलाव और होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हम शिक्षा की क्वालिटी की बात करते हैं कि और गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, बहुत सही बात है और बढ़नी भी चाहिए। कई बार होता है कि हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर से जब आप उसको कंपेयर करने लगते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो फिर दिखता है कि हाँ चेंज है। प्लस सर्विसेज तो आप छोड़ दीजिए, बेसिक चीजें होती हैं, व्यक्ति के जीने का अधिकार मैं बोलता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, और वो घर से सही सलामत निकले और शाम को घर पे पहुंच पाए, ये बेसिक राइट टू लाइफ बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21। मुझे लगता है बिहार में वो तक मिसिंग था। कोई व्यक्ति 6 बजे के बाद, किसी से भी आप पूछ लीजिए, घर के बाहर कोई निकलना नहीं चाहता था डर के मारे।
आप पटना में रहते हैं, आप पटना के घरों में अभी भी इनफैक्ट आप घरों में देखेंगे बाहर में ग्रिल होते हैं और बड़े ताले होते हैं। बड़े ताले वो होते अभी का फिनोमिना नहीं हो, उसी समय से वो चला आ रहा है और वो ग्रिल की आदत अभी तक गई नहीं है। अभी तक गई ये आपको नहीं। किसी और शहर में या जगह पे नहीं नहीं दिखेगा। देखने को सब अपने अपने घरों में ग्रिल लगा के वो बड़े से ताले लगा लेते थे 6 बजे के बाद। कितनी ही घटनाएं हुई है जिसके अंतहीन घटनाएं हुई है और एक प्रकार से अराजकता थी जिसको कंप्लीटली चेंज किया गया नीतीश जी के द्वारा। तो हुआ है बदलाव, यानी नीतीश जी के आने के बाद बिहार में वाकई बदलाव हुए हैं। बिल्कुल हुए। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अगला सीएम बनना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए? देखिए क्यों नहीं, बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जो बदलाव के ऑप्शन है वो कौन है। सबसे पहले तो एक व्यक्ति को अगर आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि उस व्यक्ति के विजन के मुकाबले दूसरे व्यक्ति का विजन क्या है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आज के दिन में बिहार में नीतीश जी के कद का कोई और नेता नहीं। कद, विजन, काम करने का तरीका, ईमानदारी, मुझे नहीं लगता बिहार में कोई व्यक्ति 20 साल मुख्यमंत्री रह जाए और उस पर एक दाग न लगे भ्रष्टाचार का बिहार में। जी, ये नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अकेले बड़ी बात व्यक्ति है। होंगे मुझे लगता है इस प्रकार, जी, है है ना, ना, परिवारवाद का जिस पे दाग न लगे, दाग ना लगे। अकेले व्यक्ति, कोई और नेता मुझे दिखा दीजिए आप। तो उससे जब आप कंपेयर करने लगते हैं तो कंपैरिजन में अगर कोई मुझे कहता है कि दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तेजस्वी यादव नीतीश जी को रिप्लेस करे। अच्छा, तेजस्वी यादव भी अब बदलाव के दौर में आगे बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि बात अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जाए तो कहीं ना कहीं वो आगे आ रहे हैं और बदलाव की बात करते हैं, शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, युवा हैं, अच्छे हैं, बदलाव की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए वो कितना सिंसियर है वो दिखाना जरूरी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहते हैं कि हमारी पुरानी आरजेडी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की उस समय जो व्यवस्था थी अब अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब मैं सिवान में जाता हूं तो मैं शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद के नारे लगवाता हूं। तो उस समय के जो सबसे खूंखार अपराधी 90 के दशक पूरे देश में, बिहार को छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन, अगर मैं उसकी जयकारे लगवा रहा हूं तो मैं कितनी भी बोल दूं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक करूंगा, कौन मुझे विश्वास करेगा? मैं उन्हीं की बेटी को टिकट दे रहा हूं, मैं यही दानापुर से रीतलाल यादव को टिकट दे रहा हूं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहा हूं? दूसरे एग्जाम्पल्स आप देखिए, जो हम, एक तो है कि मैं सुधार दूंगा और किस प्रकार से सुधारूंगा उसका मेथड दिखाता है कि मुझे उस चीज की कितनी समझ है। मैं अगर रोजगार की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दूंगा। हाँ, उन्होंने ये तो हास्यास्पद है ना, किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई हंसेगा ही इस बात पे? संभव है क्या? नंबर्स के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से, किसी भी हिसाब से। तो इस प्रकार की हल्की बातें जब हम करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम बहुत सीरियस नहीं उस चेंज को लेकर, बहुत पॉइंटेड। अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे हम एआई पार्क बनाएंगे पटना के बगल में, यहाँ पे 1000 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई किया, तो वो मानते बहुत अच्छा विजन है और अच्छा प्रैक्टिकल सोच है। इस प्रकार के सोच को प्रैक्टिकल नहीं मान सकते हैं। प्लस उस प्रकार की घोषणाएं कि इसको 30,000 कर देंगे तनख्वाह, इसका 50,000 कर देंगे, इसकी 60,000, ये बहुत हल्की घोषणाएं होती हैं। अच्छा, मतलब ये कुछ खास नहीं है, ये बहुत हल्की आपके। मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसी राज्य में जन्मे हैं, आपको इस राज्य की प्रॉब्लम्स पता है, आपने देखा है, तो आप बहुत पॉइंटेड सॉल्यूशंस बताइए। आप बोलिए कि प्रॉब्लम ये है और इसका सॉल्यूशन मैं ये दूंगा, वो निकल के नहीं आ रहा है। एक तो ऐलान किया है, जैसा कि आपने भी बताया, हर घर सरकारी नौकरी। दूसरा, उन्होंने 2 दिन पहले ऐलान किया है कि जीविका की नौकरी हम परमानेंट कर देंगे। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव अगर बनते हैं, और हाँ, वो ये भी कहते हैं कि जब हम 17 महीना जब हम सरकार में रहे तो हमने ही सबको नौकरी दिया है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है वो हमारे तरफ से गई है। और ये भी कहते हैं कि जब हम नीतीश जी के पास गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम इतनी नौकरियां कहाँ से देंगे, लेकिन हम उस कार्यकाल में रहकर हमने नौकरी दिलवाया है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप इसको समझेंगे तो समझ पाएंगे सही या गलत। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है हमारे यहाँ। सबसे पहले वो सिंपल एक कैबिनेट मिनिस्टर। कोई भी अब कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कोई भी ये बोलने लगे कि राज्य में जितनी नौकरियां मिली है मैंने दिलवाया, सीएम ने नहीं दिलवाया, ये तो हास्यास्पद है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अगर ये बोलने लगता है कि नहीं वो जो नौकरी दिलवाई सीएम ने नहीं दिलवाई, मैंने दिलवाई, तो हास्यास्पद मैं यही कह सकता हूँ। हो सकता है आपका उस पर रोल हो, उसमें सलाह हो, प्रोसेस हो, वो सीएम का कॉल है एनी डे। सीएम मुखिया होते हैं कभी किसी भी राज्य के,
जी, उसकी सरकार के, हाँ जी, तो उसका भी क्रेडिट आप लेने चले हैं और बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से अभी हमने एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों के बारे में चर्चा की है, दोनों के बारे में बात की है, और इस बार राजनीति फिजा भी बदल रही है। नए नए लोग, नए नए चेहरे बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किस्मत आजमा रही है। बहुत नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, नई नई पार्टियां देखने को मिल रही है। ऐसे में एक और पार्टी इस वक्त बिहार विधानसभा के चुनाव में आई है जो कि जीत का भी दावा कर रही है और ये कह रहे हैं कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, बिहार को रोजगार देंगे, बिहार में शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। बड़े बड़े दावे उनके तरफ से किए जा रहे हैं। वो तमाम जिले भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कई सारे राजनीतिक पार्टी और बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है। बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने आरोप लगाया था, दिलीप जायसवाल पर भी उन्होंने आरोप लगाया, स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी पर भी और उनके परिवार पर भी आरोप लगाया, सैन कुणाल जी पर आरोप लगाया, सांभवी पर आरोप लगाया। तो किस तरीके से देख रहे हैं इनके आरोपों को आप? देखिए, कुछ अच्छी चीजें हैं, उसको मानना पड़ेगा आपको। जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे वो पिछले, मुझे लगता है 2-3 वर्षों से जब वो बिहार का दौरा कर रहे हैं तो वो सही मुद्दे हैं बात करने के लिए। विपक्ष को उस पर हमेशा बात करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा पे बात की, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात की, रोजगार पे, पलायन पे बात की, अच्छे मुद्दे हैं। इन चीज़ों पे जितनी ज़्यादा बात होगी सरकार उतनी और सजग होगी, उतनी अच्छे काम होंगे। दूसरा एक अच्छा काम उन्होंने किया कि वो पूरे राज्य का उन्होंने दौरा किया और प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। एक कमरे में बैठ के उन्होंने इसे ऐसे नहीं किया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा, मुझे लगता है कि कोई भी नया व्यक्ति अगर राजनीति में आए और कुछ प्रयास करे तो उसको सराहना करनी चाहिए, उसे आने देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी राजनीति में कम बहुत व्यक्ति आते हैं युवा। तो इन चीज़ों में मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे लगता है कि आना चाहिए राजनीति में, किसी भी विचारधारा से आए, आने से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, नए दल आते हैं जो। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो अपने रास्ते से भटके हैं और ये बहुत स्पेसिफिकली मुझे तब दिखने लगा जब वो मुद्दों से भटक के वो व्यक्तियों पे बात करने लगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति बड़ा तब होता है जब वो मुद्दों पे बात करता है, और जब आप व्यक्तियों पे बात करने लगते हैं तो लगता है कि या तो व्यक्तिगत कुछ आपका उनसे है या फिर हाँ कुछ व्यक्तिगत चल रहा है, या फिर एक प्रकार से कुछ तो मुझे पसंद नहीं है व्यक्ति तो मैं उसको नीचे गिराऊंगा। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है एंगल गलत है। प्लस जब आप किसी मुद्दे की बात करते हैं तो उस ब्रॉडर मुद्दे की बात कीजिए। अगर करप्शन की आप बात करें तो बोलिए हाँ है करप्ट, बहुत सारे करप्ट लोग हैं, सबको लपेट लीजिए, 1-2 व्यक्तियों को फिर क्यों टारगेट कर रहे हैं आप। शिक्षा की बात करते हैं और सम्राट चौधरी जी की शिक्षा की उन्होंने बात की। सम्राट चौधरी जी का तो एफिडेविट है, उसमें लिखा हुआ है 7वीं पास हो, फिर वो पीएफसी वाला जो कोर्स किया उन्होंने कामराज सर, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं करना चाहता, वो खुद सफिशिएंट है जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन जब उनसे खुद उनकी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, अब मुझे पता नहीं आपने इंटरव्यूज देखे हैं नहीं, और मैंने तो इंटरव्यूज में चैलेंज किए हैं लोगों को, किसी को भी पूरे बिहार में ये पता नहीं है कि उनकी शिक्षा क्या है, किसी को भी नहीं पता है। मतलब जो दूसरों की शिक्षा की बात कर रहे हैं उनके शिक्षा के बारे में मुझे कोई भी बता दे, कोई भी मुझे बता दे, मैं गारंटी देता हूँ, मैं तो प्राइज देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट ललन टॉप का इंटरव्यू देखिए, उनसे जब पूछा जाने लगा कि क्या पढ़ा आपने, तो नहीं छोड़ दीजिए ना, मैंने तो हर दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ दी। ज्यादा सवाल अगर उनसे किया जाता है तो हम भड़क भी जाते हैं और इंटरव्यू छोड़कर भी वो उठ जाते हैं। वो स्पेसिफिक जगहों पे, जैसे आप शिक्षा पे अगर सवाल कर दीजिए, उनकी फंडिंग पे सवाल कर दीजिए। ललन टॉप वाले इंटरव्यू उन्होंने कहा कि मैंने हर दूसरे साल अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, 12वीं के बाद 2 साल छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल छोड़ दी। और जब भी उनसे बात की जाती है तो आप देखेंगे बोलेंगे कि मैंने 10वीं बक्सर से की, फिर पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की और फिर ग्रेजुएशन किया, यूएन चले गए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से किया है वो इतना बताने से कतराते हैं। बीच में मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू में कहा भी था और पूरी उनकी टीम मेरे पे टूट पड़ी कि नहीं, इतना बड़ा आदमी है, वो तो यूएन में काम किया है, तो पढ़ा लिखा हो। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, आप जिस ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं आप भी तो बताइए ना। अभी आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें से उठ के चले गए, मेघना जी वाला इंटरव्यू। उसके बाद कल एक इंटरव्यू उन्होंने बिहार के एक पत्रकार को बुला के दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। अब तक उनकी टीम वाले सारे कह रहे थे इंजीनियर है, उन्होंने कहा नहीं मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। लेकिन उसमें भी बहुत क्लेवरली, और मैंने देखा कि वो डैमेज कंट्रोल के लिए, अब ये नहीं बता रहे कौन सा कॉलेज है, बीबीए किसी कॉलेज से किया होगा उन्होंने, किस साल पास किया, वो सब में नहीं जा रहा है, जाके पता कर लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात ही नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया, तो वो बहुत दिखता है। दूसरा, आपने भ्रष्टाचार की बात की, फंडिंग की बात की, आपने कहा कि मैंने खुद अपना पूरा ब्यौरा जारी कर दिया इनकम का पिछले 3 वर्षों का, 241 करोड़ का। एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा कि आपने कहा कि 2021 तक ही मैंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम किया, उसके बाद छोड़ दिया मैंने, तो पिछले 3 वर्षों में फिर आपने इतने पैसे कैसे कमाए 241? बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा कि उसके बाद ना कंपनीज मुझे कंसल्टेंसी के लिए पैसा दे रही है। तो कहा कंपनीज किस चीज़ की कंसल्टेंसी के लिए पैसा दे रही है? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि वो नवयुगा कंस्ट्रक्शन है, वो फंगीसाइड बेस्ड कुछ एंटी एजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपए दिए। मेरी MBA एक्सेलराइज से प्रीमियर MBA कॉलेज है और देश का सबसे प्रतिष्ठित 3-4 MBA कॉलेजेस होंगे। मेरे बैच के लोग अभी जो सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है उसमें पार्टनर है, जो हाईएस्ट लेवल होता है, उनकी प्रति घंटे की रेट जो होती है वो 70,000 से लाख रुपए होती है। जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, एकदम छोटे छोटे फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, उनको कंपनीज काम देती है 70,000 से लाख रुपए घंटे। ओके। तो उस कंपनी ने वैसे लोगों को काम नहीं देके लाख रुपए घंटे के इनको 5.5 करोड़ 1 घंटे का दिया। 1 घंटे का दिया। और एक्सपर्टीज क्या, फंगीसाइड में, आपकी एंटी एजिंग प्रोडक्ट में, इन चीजों में। बिल्कुल। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे इसके लिए भी पैसा देती है, सारी कंपनी किसी भी चीज के लिए मुझे पैसा देते रहती है, जो बहुत फिर हास्यास्पद है। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है समझ पाता है इन चीजों को, उसको हंसी आएगी इस बात। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां मुझे लगता है कि खुद जब वो डिमांड करते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो उनको भी दिखानी चाहिए। बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि दूसरी पार्टीज के कैरेक्टर पे, मुझे पता है कि बहुत सारी पार्टीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसपे यू टर्न होती है। मैं 10 चीजें गिना सकता हूँ जिसपे उनकी खुद की पार्टी ने यू टर्न लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था 6 महीने पहले कैंडिडेट्स हमारे अनाउंस हो जाएंगे। कब अनाउंस हुए? एकदम तुरंत पहले, है ना। उन्होंने कहा था हमारा पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा, दूसरा ABC से होगा। उदय सिंह कौन से समाज से हैं? उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को अप्लाई करना होगा, 21 हज़ार रुपया एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, जितने कैंडिडेट्स है फिर उसी में से सेलेक्ट करके आएंगे। मल्टीपल कैंडिडेट्स अभी जो उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। RCP सिंह जी की बेटी ने कब अप्लाई किया? जब सीट का लिस्ट आया, जब प्रत्याशियों के नाम आए, तो उनके कार्यालय में लड़ाई भी हो गई कि हमसे पैसे लिए बट हमें सीट नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वही कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो सही मुद्दों पे जब वो बात कर रहे थे, जब वो यात्रा कर रहे थे, और अब जिन मुद्दों पे वो बात करें, फिर ये जो व्यक्तिगत, मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप, और किस प्रकार का आक्षेप जिसके बेसिस भी नहीं, फिर से मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता। जैसे संजय जायसवाल जी पे उन्होंने आरोप लगाया, तो संजय जायसवाल जी ने, आपने देखा होगा कि डिफेमेशन का नोटिस उनको भेजा कि जो आपका जो आरोप है पेट्रोल पंप का लेके, कुछ फ्लाईओवर का लेके, वो गलत है। तो उन्होंने नोटिस का जवाब क्या दिया वो देखिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया संजय जी ने। उन्होंने दिया कि नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है कि हमें तो ये पब्लिक सोर्सेस से ऐसा पता चला था, इफ यू थिंक दिस इज रॉन्ग, अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप अपनी तरफ से बता दीजिए सही क्या है। तो आपने आरोप लगाने के पहले नहीं सोचा ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल। दूसरा मैं बता रहा हूँ, सम्राट चौधरी जी पे उन्होंने वो शिल्पी जैन वाले में घसीट लिया, आप एक्सेप्ट करें, वरना यहाँ तक कि इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि मैं CM और PM से कहूंगा कि सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले लें। जबकि मैं फिर से डिफेंड नहीं करूँगी, मुझे हंसी आ रही है। जो भी पटना में रहा है पत्रकारिता में रहा, उसे पता है वो जिस राकेश की बात करे वो हाजीपुर के एक राकेश व्यक्ति है जिनकी आइसक्रीम फैक्ट्री है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन। एक हल्की सी रिसर्च में किसी ने उनको बता दिया कि राकेश नाम का एक व्यक्ति उसमें भी था। मतलब कोई बताता है तो रिसर्च कर ये आरोप लगा देते हैं, खुद पढ़ना, खुद रिसर्च करना प्रशांत किशोर नहीं जानते हैं। जानते होंगे शायद, लेकिन और आप देखिए ना, 2-3 घंटे बाद जब फिर वो लोग गवर्नर हाउस जाते हैं एक पूरा वो मेमोरेंडम लेके, तो उसमें शिल्पी जैन वालों को हटा देते हैं, क्योंकि तक तो उस पर बैकलैश आने लगता है कि ये तो गलत है। तो मतलब इन्होंने शिल्पी जैन वाले मामले में सम्राट चौधरी का नाम भी लिया था, यहाँ तक कि इस्तीफे की भी मांग। तो इस तरह से व्यक्तिगत ये आरोप लगा रहे, दिलीप जायसवाल पर भी लगाया, मर्डर केस लगाए, जमीन हड़पने का केस दिलीप जायसवाल पर भी लगाया है, आचार्य किशोर कुणाल जी और उनके परिवार पर भी उन्होंने लगाया, बेटे सैन पर लगाया कि इनके नाम पर पता नहीं और कितनी जायदादें, जमीनें हैं। शैन कुणाल जी के ससुर के यानी सांभवी के पापा की बात की जाए, अशोक चौधरी जी, उन पर भी लगाया है, यहाँ तक कि सांभवी पर भी आरोप लगाया है। तो इसको कैसे देखते हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए एक हद तक राजनेताओं पर आरोप लगाए फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि राजनीति में तो आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, दौर जारी रहता है। लेकिन फिर उसमें ऐसे लोगों को मत घसीटिए जो समाज के लिए काम करें और जो प्रतिष्ठित लोग हैं। आप किसी से भी बिहार या पटना में अगर आचार्य किशोर कुणाल की बात करेंगे तो कोई भी सम्मान से बात करेगा, किसी को आप बोलने भी जाएंगे कुछ उनके बारे में तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। तो मुझे लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी आप खत्म करते हैं। और मेरा तो इनफैक्ट पारिवारिक संबंध रहा है, तो मैं जानता हूँ बहुत डेप्थ में उस व्यक्ति की लाइफ, आचार्य किशोर कुणाल जी की। कोई भी अगर सही से जानता होगा तो हंसेगा फिर अगर वो कोई उन पे आरोप लगाता है। कई बार हम सिर्फ जानते हैं उनको कि वो महावीर मंदिर के कारण जानते हैं, हाँ, कि महावीर मंदिर के या महावीर कैंसर अस्पताल के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट वो IPS कैडर में थे, गुजरात कैडर में, और 1990 में, इनफैक्ट आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो VP सिंह जी की सरकार ने एक अयोध्या सेल बनाया,
है ना। उसमें क्या हुआ, वीपी सिंह जी की सरकार ने कहा कि जो इधर से वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इनमें एक प्रकार से आपस में एविडेंस शेयर करें, मध्यस्थता के लिए अयोध्या सेल बनाया गया। उस अयोध्या सेल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओएसडी बनाया गया था आचार्य किशोर कुणाल को। उस समय सोचिए, उस समय 1990 की बात है। और जब वीपी सिंह फिर प्रधानमंत्री से हटे, चंद्रशेखर बने, चंद्रशेखर हटे, चुनाव हुए, नरसिम्हा राव बने, वो अयोध्या सेल कंटिन्यूड रहा, सरकार बदलते रही, लेकिन उसके ओएसडी आचार्य किशोर कुणाल जी ही रहे, क्योंकि सभी सरकारों का विश्वास था एक प्रकार से उनकी कार्यशैली पे। बिल्कुल। अब उसमें भी क्या हुआ कि जब वो आपस में मध्यस्थता एक तरह से टूट गई कुछ मुद्दों पे, दोनों तरफ से एविडेंस बहुत सारे प्रोड्यूस किए गए थे राम मंदिर को लेके। उन पूरे एविडेंसेस को कलेक्ट करके आचार्य किशोर कुणाल ने एक बुक पब्लिश किया, अयोध्या रिविजिटेड। जी बिल्कुल। उसको पढ़िए। इनफैक्ट उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसमें बताया है एविडेंस कि कैसे राम मंदिर वहां पे था। उन्होंने एक बहुत अच्छा फैक्ट दिया है कि कई बार हम बोलते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर ने बनवाया था, ये गलत है, वो औरंगजेब ने बनवाया था। अच्छा। राइट। और वो एक ब्रिटिश इनफैक्ट सर्वेयर था, जॉन बुकनन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसका नाम, तो उसकी गलती, उसने कह दिया कि बाबर ने बनवाया और वही अभी तक चला रहा है। जबकि इनफैक्ट राम मंदिर को तोड़वाया किसने था? औरंगजेब का एक गवर्नर था, फिदाई खां, उसने तोड़वाया और फिर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ये एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट किया। इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी अयोध्या मामले की, तो उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस किया उस केस के दौरान। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना स्कॉलर है, मल्टीपल बुक्स लिखे उन्होंने। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें कई करोड़ रुपए भी इन्होंने पटना से दिए हैं मंदिर के निर्माण दिए, वहाँ राम रसोई चलवाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। और इनफैक्ट जब यहाँ भी महावीर ट्रस्ट के नाम से महावीर कैंसर अस्पताल चलता है, स्कूल चलते हैं, उसके अंदर काफी सारे काम समाज के लिए किए जाते हैं। इनफैक्ट जो महावीर मंदिर है और उसका जब ट्रस्ट बना, और उस समय बिहार के गवर्नर होते थे जो अभी गवई साहब है, अपने चीफ जस्टिस, उनके पिताजी बिहार के गवर्नर थे गवई साहब। उन्होंने उस समय कहा था कि ये जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है एक आइडियल ट्रस्ट है और देश के मंदिरों को इसका अनुकरण करना चाहिए। मैं 80s की बात बता रहा हूँ। तो सोचिए कितने अच्छे से वो संचालित होगा। और पता नहीं आपको फैक्ट पता है कि नहीं, जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में वैष्णो देवी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा दान प्राप्त करने वाला मंदिर। ओके। और ये भी खूबसूरती देखिए कि उस मंदिर के पैसे को कितने खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। आज 8-9 हॉस्पिटल्स चलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, वो बच्चों का हॉस्पिटल है, हार्ट का हॉस्पिटल है, स्कूल चलते हैं, नेत्रालय है। इनफैक्ट मुझे लगता है उनके देहांत के 15 दिनों पहले उन्होंने वो चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी थी। जी बिल्कुल। तो इतनी खूबसूरती से इतना इनफैक्ट दूसरा साइड है एक उनका, मंदिर को सिर्फ ना एक आस्था का तो विषय है, लेकिन सामाजिक न्याय उन्होंने कितनी खूबसूरती से उस पर रोया देखी। उन्होंने उस समय वो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष थे और उस समय इन्होंने ना सिर्फ महावीर मंदिर में करीब 2 दर्जन मंदिरों में बिहार के दलितों को पुजारी बनवाया। हाँ, अच्छा, मतलब दलित उस मंदिर में पुजारी रहेंगे। सोचिए ऐसे इनिशिएटिव्स लेने वाला कोई व्यक्ति हो और उस पे आप इस प्रकार का लांछन लगाने लगे, और जो इस दुनिया में है भी नहीं, उस दुनिया में है भी नहीं। तो मुझे लगता है फिर उस पे थोड़ा सा नहीं जाना चाहिए। एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। अब उसमें उन्होंने वो आक्षेप लगा दिया कि टिकट खरीदा गया, बेचा गया। हाँ, करोड़ों में डील हुई थी। फिर उस पे भी उनको डिफेमेशन नोटिस गया है बाय द वे। बिल्कुल। अच्छा, कैसे मतलब करेंगे? उस पर भी नोटिस गया है कैसे? तो इस तरह की हल्की बातें करना, किसी को एक तरह से नीचे खींचने के लिए। 2 नए लोग हैं, शांभवी नई एमपी बनी है, पहला टर्म है उनका, और मुझे लगता है समय देना चाहिए। उनके अगर किसी काम पे आपको विरोध हो या किसी विचारधारा पे विरोध हो तो वैसे उसको अटैक करना चाहिए। जिस प्रकार से आप राजनीति में और एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको आपका समर्थन करना चाहिए, इंटरव्यूज में आप बोलते हैं कि मैं अच्छा करने आया हूँ, समर्थन कीजिए। वो भी एक नई एमपी है, उनको भी समर्थन कीजिए, बोलने दीजिए। कल को अगर कुछ गलत काम होता है तब क्रिटिसाइज कीजिए। तो मुझे लगता है व्यक्ति से ऊपर उठिए, मुद्दों पे आइए, उस पे क्रिटिसाइज आप करेंगे तो आपकी भी एक इमेज ना अच्छी बनेगी कि व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है मुद्दों पे। लेकिन वो व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। अब देखिए, इसका बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता है कि क्या है। कई जगह न्यूज़ वगैरह में मैंने पढ़ा है कि जेडीयू में थे तो उनके साथ अच्छी नहीं बनती थी तो जेडीयू से आए तो ऐसे वैसे। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ इमटेरियल है। अगर मैं एक बड़ा राजनेता बनना चाहता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ मैं राज्य की तकदीर बदलने वाला हूँ, तो मुझे अपने कैरेक्टर में भी वो शो करना पड़ेगा। मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर हूँ। ये कीचड़ फेंकने वाला जो ऑलरेडी बिहार में चलता रहता है, अगर आप भी आके यही करने वाले हैं तो एक नए व्यक्ति की जरूरत नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि व्यक्तिगत दुश्मनी ना निभाकर आप अपनी इमेज ऐसे बनाइए कि लोग आपको सपोर्ट करें, लेकिन एक प्रतिष्ठित परिवार पर आप आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बहुत सारे करोड़ में शांभवी के लिए टिकट खरीदे गए थे।
मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इसका कुछ एविडेंस है तो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। स्वयं कुणाल जी पर भी आरोप लगाया कि इनके नाम पर कई सारी जमीनें जायदाद हैं जो लेकर उन्होंने रख दी मैं फिर से हैं। कह रहा हूं, देखिए हमारे देश में आज भी कोर्ट्स हैं और वेल फंक्शनिंग कोर्ट्स। हम कह सकते हैं थोड़ी इनफिशिएंसी है, डिले होता है, वो फिर भी कोर्ट्स हैं, वो आज भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो कोई भी इस प्रकार का अगर आपको लगता है इल डीलिंग है, किसी ने टिकट खरीदा है, बेचा, इस प्रकार का कुछ भी है, तो अगर आप एविडेंस के साथ प्रोड्यूस करेंगे ना तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। ये देखिए उसने एविडेंस के साथ प्रोड्यूस किया। लेकिन आप जब इस प्रकार का एक आक्षेप लगा देते हैं और फिर डेफेमेशन का नोटिस आता है तो आप कहते हैं कि हमने तो यही देखा था, आप बता किसी ने दीजिए अगर मुझे कुछ, बता दिया था। हाँ आप बता दीजिए अगर कुछ और है तो। ये तरीका नहीं हो सकती, ये फिर बहुत हल्की बातें होने लगती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कम से कम जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं उनको थोड़ा काम करने दीजिए, उनका थोड़ा देखिए मौका काम, दीजिए, मौका वक्त दीजिए। बिल्कुल। और जब वो कुछ गलत करे तो इनफैक्ट फिर कहिए कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं। हम्म। व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, कभी मुद्दों का विरोध होना चाहिए। मुद्दों पर आप आइए, व्यक्तिगत मत जाइए। तो क्या लगता है आपको, जनसुराज जिस तरीके से मैदान में है, अपनी चुनावी जो इमेज है वो बनाने की कोशिश कर रहा है और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, तो जनसुराज के बारे में क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में जनता जनसुराज का साथ देगी? देखिए मुझे लगता है जितना उन्होंने घूमा है, एक जो सोशल मीडिया पे हमें दिखता है जमीन पे थोड़ा उससे अलग होता है। अलग होता है। सोशल मीडिया पे आइडियली क्या हुआ, और मैं जानता हूं इनफैक्ट इस चीज को बहुत फैक्चुअली, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की टीम खड़ी की है। 5000 से ज्यादा लोग हैं जो सैलरी पे हैं, राइट। और इनफैक्ट मैंने ये एक तरह से सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखा है कि आप प्रशांत किशोर के विरुद्ध एक लाइन लिख दीजिए सोशल मीडिया पे, कोई भी एक लाइन लिख दीजिए कि प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्ति नहीं है, या कोई भी हल्की सी लाइन, उस लाइन पे टूट पड़ेंगे उनके सारे लोग। तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है। कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया नैरेटिव जब बनता है वो लिंक तुरंत उस ग्रुप में शेयर हो जाता है, और जितने लोग फिर उनके हैं। और कभी आप कोई बहुत अच्छी बात भी पूछेंगे, इनफैक्ट मैंने एक पोस्ट में सिर्फ ये पूछा कि एजुकेशन आप बता दीजिए, मैं उसका प्रूफ भी नहीं मांगूंगा। मैं प्रूफ नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं डिग्री दिखाई, आप सिर्फ बोल दीजिए कि फलाने कॉलेज से मैंने जो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस साल में पास किया, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग कोई सवाल नहीं करेंगे। उस पे सब टूट पड़े कि क्यों शिक्षा बतानी चाहिए, वो तो यूएन में काम करते थे। अभी यूएन वाला एक अलग नैरेटिव, जब उनसे पूछा जाता है तो 10 बार ये बोलने लगे मैं यूएन में काम करता था, तो ऐसे थोड़ी करता था। इतना जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लंबा 5 मिनट का, इससे अच्छा एजुकेशन बता दीजिए। थोड़ी एजुकेशन दिखाने की तो बात चल रही है। और यूएन में भी देखिए, मैं फिर से कंटेंट नहीं करना चाहता, यूएन में हर तरह के पोस्ट होते हैं। और जब वो बिहार में थे तो क्या काम कर रहे थे मुझे पता है। यूनिसेफ बिहार में जैसे पल्स पोलियो अभियान करती है, तो उसके बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो उसको एग्जीक्यूट करती है ग्राउंड पे। तो वो कोई यूएन का बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, राइट। तो आप जब बोलते हैं इस तरह से कि मैं यूएन में इतने ऊंचे पदों पे था, बता दीजिए उन पदों का नाम क्या है, एजुकेशन बता दीजिए, उससे अच्छा है। तो ये थोड़ी सी हल्की लगने लगती है दूसरों से जब ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं और खुद नहीं कर रहे जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, जिस तरीके से कोई भी राजनेता हो या कोई भी पार्टियां हो, सरकार बनाने से पहले लाख दावे किए जाते हैं, हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए ये करेंगे। तो बस जनता को गुमराह किया जाता है। दावे हर कोई करता है, लेकिन जब उस पर वर्क करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। तो जनता आखिर जाए तो किसके तरफ जाए, क्योंकि दावा तो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, हम सड़क देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब उस पर वर्क करने की बात आती है तो सभी पीछे। हालांकि मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वर्क नहीं होते हैं, वर्क होते हैं, लेकिन जो चुनावी जुमले होते हैं वो कुछ और होते हैं, और उसके पर जब अमल करने की बात होती है तो वो कुछ और ही हो जाती है। देखिए मुझे लगता है एज अ वोटर आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करना चाहिए। कोई व्यक्ति जब कुछ बोल रहा है तो उसका इतिहास देखना चाहिए, पहले उसका इंटेंशन देखना चाहिए। तो अगर कोई ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, और वो कुछ अगर बोल रहा है कि हम ये करने वाले, तो सबसे पहले आप देखिए उसने 10, 15, 20 सालों में क्या किया। अगर 10, 15, 20 सालों में नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। ये एक रूल की तरफ आगे चलिए, पहला। दूसरा हो सकता है कोई नया व्यक्ति आया, तो जो नया व्यक्ति आया है उसका इंटेंशन देखना है, तो दूसरी चीजों में उसने पहले क्या किया वो देखिए, है ना। कोई नया व्यक्ति आ रहा है बस इसलिए आ रहा है कि वो बहुत बड़ा बिल्डर था, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो उसको चुनाव लड़ने का मन हो गया, वैसे कोई आया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो पहले भी बहुत अच्छा कर रहा था कहीं पे, लेकिन उसने बहुत जानबूझकर राजनीति को चुना क्योंकि वो अच्छा करना चाहता है। तो ये अलग अलग रास्ते हैं, तो उसका पास देखिए आप कि वो क्या मंशा है। तीसरा, वो क्या बातें कर रहे हो, क्या मुद्दों पे बात कर रहे हैं उसको देखिए। अब फिर से यही वाला अगर कर रहे हैं कि एक इस पे वो कीचड़ उछाल रहा है, वो उस पे उछाल रहा है, तो मुझे लगता है वो फिर अगेन कोई बेटर कैंडिडेट नहीं है। क्या वो मुद्दों पे बात कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है। जैसे अगर कोई शिक्षा पे बात कर रहा है तो क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि शिक्षा में इश्यूज क्या है।
जैसे बच्चे तो सारे आज स्कूल जा रहे हैं, अगर कोई ये बोलता है कि सारे बच्चों को हम स्कूल लेके आएंगे, सब अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो इसकी मतलब उसे जानकारी नहीं है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा ऑलमोस्ट 100% पहुंच गया। अगर वो बोल रहा है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, तो ये मैं मानूंगा। अब उसमें वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें कई बार कम शिक्षक होते हैं, तो एक ही टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, उसकी समझ है एजुकेशन की, है ना। तो ऐसे थोड़ा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं उसको लेके। देखिए मृत्युंजय जी, अभी आज हम बिहार में 2025 में जी रहे हैं और पलायन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। आज भी मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। बच्चे जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छी डिग्री होती है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई उन्होंने कर रखी है, बट नौकरी बिहार में नहीं कर रहे हैं। पलायन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, जिस पर आज तक सवाल उठते आया है। कई सरकारें बनी, हर किसी ने वादा किया कि पलायन रोकेंगे, लेकिन पलायन आज भी बिहार में है। तो पलायन को लेकर क्या कहेंगे, कैसे खत्म होगा आखिर पलायन यहाँ से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पलायन खत्म करने के लिए बहुत मेजर स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। वो चेंज क्या चाहिए? बिहार हमेशा से क्या रहा है, बहुत कृषि आधारित राज्य रहा। पहले इंडस्ट्रीज थी, वो झारखंड में थी, राइट। जब झारखंड अलग हुआ तो वो इंडस्ट्रीज भी चली गई, तो बहुत गिने चुने पॉकेट्स में एकदम एक दो इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल देंगे, कोई बरौनी का, कोई इधर का, उधर का, कहलगांव का, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इतना बड़ा कृषि आधारित जनसंख्या है, लेकिन उतनी कृषि की जमीन ही नहीं है आपके पास। अब 1 एकड़ जमीन में आपको 10 लोग नहीं चाहिए काम करने के लिए, है ना। तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, मतलब उनको पता भी नहीं है कि वो बेरोजगार है, सब लगे हुए हैं 10 लोग, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेट एवेन्यूज क्रिएट करने पड़ते हैं। जो कैसे होगा? जो आपको कुछ और नौकरियां क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे स्टेट 90 के दशक में लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई बड़ी बड़ी। उसके बाद अब थोड़ा सा और आएगा, बैंगलोर में IT हब खुला बहुत बड़ा। तो आपको अभी के समय के हिसाब से देखना होगा वो कौन सा सेक्टर्स है जिसमें आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो। वो कौन सा एक सेक्टर है जिसको आप सोच सकते हो कि इस पे हम एक्सपर्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हैदराबाद क्या कर रहा है, वो बोल रहा है डेटा सेंटर्स हम खूब सारे बना रहे हैं और एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, GCC हम खूब सारा बनाएंगे, उसका एकदम हब बनेंगे हम दुनिया का। तो बिहार को आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भी एक फील्ड हो सकता है एजुकेशन हो सकता है, AI हो सकता है सॉफ्टवेयर इटसेल्फ हो, बोले इसका हम एक्सपर्ट बनेंगे। उसके अराउंड फिर आपको कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी, कॉलेज में एजुकेशन देना होगा, उसी के अराउंड इंडस्ट्रीज बुलाने होंगे, सरकार को उसको सब्सिडाइज करना होगा। ये कम से कम नहीं तो 5-10 साल इसको बिल्डअप करने में लग जाएंगे। इसके रिजल्ट देखने में 20 साल लगेंगे, है ना। रिजल्ट 20 साल बाद आएगा। बिल्कुल। तो जाते जाते मृत्युंजय जी, आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि 2025 का चुनाव नजदीक है, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, 2 चरणों में चुनाव होना है। इस बार का चुनाव दिलचस्प भी काफी देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक था और सीट बंटवारा नहीं हुआ था, प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए थे। ये सभी गठबंधन दल की मैं बात कर रही हूँ। तो इस बार का चुनाव अलग और काफी दिलचस्प होने जा रहा है। क्या लगता है, इस बार कांटे की टक्कर होगी क्या? मुझे लगता है, अगर मैं असेस करूं तो मुझे लगता है NDA थोड़ा सा कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि अगेन मैं पुराना थोड़ा सा इतिहास देख रहा हूं और 2020 से भी कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे लगता है जो कॉम्बिनेशन बन गया। और एक चीज की मैं तारीफ करूंगा NDA की, जिस प्रकार से उन्होंने सीटों के बंटवारे में जितनी मेहनत की और सारे सहयोगी दलों को जितना मैनेज किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। मुझे लगता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है NDA को इस बार। बिल्कुल। और महागठबंधन फिर से मुझे लगता है कि पहले आपस में इन दलों का जो कोलिशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो ढंग से नहीं बैठ पाया। तो जो वोट ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं, अब जिस सीट पे कांग्रेस है, क्या RJD का पूरा कैडर या पूरा वोट बेस को वोट करेगा? तो मुझे लगता है उसमें से थोड़ा छिटकेगा, क्योंकि ऊपर पे ही अगर अच्छे से बहुत कोलिशन नहीं हो पाया तो नीचे कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं। और जनसुराज मुझे लगता है एक फोर्स रहेगा। मुझे लगता है सिंगल डिजिट में उनका वोट प्रतिशत रहेगा, 10% से अंदर वोट प्रतिशत रहेगा। सीटों के मामले में मुझे लगता है सिंगल डिजिट सीट्स उनके आएंगे, सिंगल डिजिट पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी होगा, ये तो 14 नवंबर को हम सभी के सामने आएगा। तो ऐसे में बिहार में चुनावी बिगुल बच चुकी है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला 6 को है, दूसरा 11 को है और 14 नवंबर को जनता जो तय करेगी, सभी के किस्मत के फैसले सामने आ जाएंगे। तो देखना यही होगा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। NDA गठबंधन से कोई मुख्यमंत्री बनता है, महागठबंधन से, या फिर जो अपनी नई किस्मत आजमाने आए हैं प्रशांत किशोर। जो भी होगा जनता तय करेगी। जनता का रुख किस तरफ जाता है वो जो है 14 नवंबर को सामने आ जाएगा। मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और चुनावी चर्चा हमारे साथ की है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।